Hello, my dear friends. Welcome to the channel English with Shagan Aroda. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जेम्स बाल्डविन के फेमस ऐसे द डेविल फाइंड्स वर्क इस ऐसे पर एक समरी पर वीडियो लेकर आया हूं। ये एक लॉन्ग ऐसे है और एक्चुअली ये फिल्म की एक पर्सनल हिस्ट्री है। मतलब इसमें उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है फिल्मों के बारे में। ये बहुत ही शानदार अप्रोच है क्योंकि हम जो मॉडर्न लोग हैं, ये लोग दुनिया और अपने अपने बारे में फिल्मों से बहुत कुछ सीखते हैं। एक्चुअली हम सब कुछ सीखते ही फिल्मों से हम मैं तो ऐसा कहूंगा। खास करके अपने यूथ में हमें फिल्में बिल्कुल रियल लगती हैं। टेलीविजन और सेल फोन जो है वो आजकल कल्चरल पेरेंट्स का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिल्मों के अंदर ये ताकत होती है कि फिल्मों के अंदर हमें ताकत होती है, वो हमें बता सकती है कि हम क्या चाहते हैं। हाँ, वो हमारे को एक सिमुलेशन देते हैं। सिमुलेशन का मतलब होता है कि वो हमें रियल लाइफ जैसी लगती हैं। फिल्मों को देखकर हमें ये फील होता है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। तो ये बहुत ही शानदार ऐसे है और मेरा ये पर्सनली बहुत फेवरेट वर्क है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि बेनेडिक्ट एंडरसन जो थे, उन्होंने कहा था कि प्रिंट कल्चर वो ग्लू था जिसने लोगों को एक इमेजिन्ड कम्युनिटी के रूप में जोड़ कर रखा था। एक समय ऐसा था जब लोग धर्म और साम्राज्य के प्रति वफादार होते थे, लेकिन उसके बाद में जो लोग थे वो प्रिंट कल्चर के प्रति वफादार होने लग गए। जब हमारे पास में धर्म और जो राजा महाराजा साम्राज्य के प्रति हमारी वफादारी कम होने लगी, फिर हम प्रिंट कल्चर के प्रति चले गए। देखिए, डेथ से सरवाइव करने के लिए हमें नई नई चीजों की जरूरत होती है और यही चीजें आगे बढ़कर एक नेशन बनती हैं। प्रिंट कैपिटलिज्म जो था, उसने नेशनलिज्म को हमारे ऊपर क्या किया, उसने हमारे ऊपर नेशनलिज्म देशभक्ति को फोर्स दे दिया। हमारे लिए वो एक कॉमन लैंग्वेज बन गया, वो एक कॉमन कल्चर डिस्कशन बन गया। हम लोगों की सबकी एक ही एक्सपेक्टेशन होने लगी और हम लोगों की एक ही माइथोलॉजी होने लग गई। जो हमारे अंदर सब कल्चर की भावना थी और जो हमारे अंदर अल्टरनेटिव की भावना थी ना, उसे कल्टीवेट नहीं किया गया क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। आप देखिए, एक समय ऐसे था जब हमारी जो जितनी भी बुक्स थी, वो सारी बुक्स देशभक्ति के ऊपर आ गई थी और जो हम लोग जो भी बातें करते थे, हम उन बुक्स की बातें करा करते थे। हमारा डिस्कशन, हमारी सोच, हमारी जो समझ थी, वो सब उन बुक्स की तरह थी। एक टाइम में सिर्फ ये प्रिंट कल्चर ही चला, सब कल्चर और अल्टरनेटिव कल्चर को, क्योंकि उसमें पैसा नहीं था, इसलिए उनको बहुत ज्यादा कल्टीवेट नहीं किया गया। मैं ये मानता हूं कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये 19th सेंचुरी का है, पर फिर भी ये आर्ग्यूमेंट 20th सेंचुरी में भी बहुत जबरदस्त है। पर अब हमें कॉमन कल्चर की बात करते समय उसमें मूवीज और टेलीविजन को भी ऐड कर लेना चाहिए। आजकल जैसी मूवीज आप देखते हैं, अगर हम इंडिया के कंसर्न की बात करते हैं तो मूवीज का आप सबको बहुत अच्छे से पता है। इसलिए बाल्डविन का जो ये वर्क है, द डेविल फाइंड्स वर्क, इसे हम कल्चर स्टडी का वर्क भी मान सकते हैं। इसके अंदर वो काफी सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है बच्चों, भाइयों मेरियो, वो ये है कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है कि what was the role of film in his personal development and emerging consciousness of the color line। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो पहला क्वेश्चन उसके सामने आता है कि जो उसका पर्सनल डेवलपमेंट हुआ और जो उसके अंदर
कलर लाइन यानी कि जो उसके अंदर अपार्थेड की भावना की जो समझ उसके अंदर आई, उसके अंदर फिल्मों का क्या रोल था। जैसा कि हम उसकी बाकी राइटिंग्स को पढ़कर हम समझ जाते हैं कि हार्लम एरिया के अंदर फिल्म्स जो थी वो डेली लाइफ के एक पार्ट थी। इसके कारण बाल्डविन को यह समझ में आने लगा कि वो तो अपने ही देश में एक आउटसाइडर है। क्योंकि देखिए, आप मूवीज देखने जाते हैं, अगर आप एक कलर मैन हैं, अगर आप एक निग्रो हैं, तब आप जब मूवी देखने जाते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि सारी मूवीज तो अंग्रेजों के ऊपर है। तो ये बात उसको समझ में आने लगी कि मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं तो एक आउटसाइडर हूं। पर फिर भी फिल्मों ने एक रोल किया। सेकंड क्वेश्चन ये आता था कि रोल ऑफ फिल्म इन इंटरप्रिटेटिंग एंड सस्टेनिंग द कलर लाइन। ठीक है कि जो जो हमारे सामने कलर लाइन रंग रूप की जो बात है और उसको बनाए रखना, उसके अंदर फिल्मों का क्या रोल था। वो ये कहता है उसके टाइम की जो उसकी जवानी की जो फिल्में थी वो थी जैसे कि एग्जोरिस्ट और इन द हीट ऑफ नाइट, और तीसरी फिल्म है गैस हु इज कमिंग टू डिनर। ये 3 फिल्मों की उसने बात की है। तो इन तीनों फिल्मों के का हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें ये ऐसे अच्छे से समझ में आ जाए। जो मैंने ये एनालिसिस किया है वो एनालिसिस चाइल्डहुड से लेकर, चाइल्डहुड में तो बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है, जब आदमी अडल्ट हो जाता है तब वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है और वो क्रिटिसिज्म करने लग जाता है। कितने फिल्म मेकर्स जो है उन्होंने ये चांस अभी तक नहीं लिया होगा। आजकल के जो बच्चे हैं वो तो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की वेट इस तरह, आजकल के जो अडल्ट हैं वो तो ब्लॉकबस्टर मूवी की वेट इस तरह से करते हैं जैसे कि वो स्कूल जाने वाले बच्चे हों। पर ये एक मैच्योरेशन नहीं है। ये कहता है कि जब मैं आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, ऑफ कोर्स एंड देयरफॉर अनसोफिस्टिकेटेड। तब वो कहता है कि सर जब मैं एक बच्चा था तब तो मैं एक अनसोफिस्टिकेटेड बच्चा था। आई डोंट सीम एवर टू हैव एनी इनेट नीड or indeed any innate ability to distrust people, and so I took Bill Miller as she was or as she appeared to be to me। तो वो कहता है कि जब मैं एक बच्चा था उस समय बिल मिलर जैसे जिस तरह से मुझे वो दिखाई देती है मैंने उसको उसी तरह से लिए। बिल मिलर उस टाइम की एक फेमस हीरोइन थी। अब हमारे सामने जो सबसे पहला इशू आता है कि वो जितने भी वो मूवी में पर्सन देखता है ना, वो सभी के सभी पर्सन क्या होते हैं, वाइट होते हैं। अब ये क्या है, ये एक निग्रो पर्सन है और इसके आसपास कौन से लोग दिखाई देंगे, निग्रो दिखाई देंगे। जब ये मूवी देखने जाता है तो इसको सारे पर्सन दिखते हैं अंग्रेज, जो उसके आसपास उसको दिखते नहीं हैं। ये कहता है इट इज नॉट एंटायरली ट्रू दैट नो वन फ्रॉम द वर्ल्ड आई न्यू हैड येट मेड एन अपीयरेंस ऑन द अमेरिकन स्क्रीन। अब ये कहता है कि साहब जितने भी मुझे दिखाई देते थे वो तो चेहरे थे अंग्रेजों के, और वो कहता है कि दुनिया के ऐसा मेरे आसपास का कोई बंदा नहीं था जो कि मुझे अभी तक अमेरिकन स्क्रीन पर दिखाई दे, यानी कि कोई निग्रो को तो फिल्म में लिया ही नहीं जाता था। हाँ कुछ थे, जैसे कि एग्जाम्पल देता है स्टेपिन फैटिश, विली बेस्ट और मंटन मॉरलैंड। ये तो देखिए ये है हमारे स्टीफन फैटिश और ये हैं विली बेस्ट और ये हैं मंटन मॉरलैंड। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो मैंने यहां नहीं बताई है कि ये जो लोग हैं ना, इनको लोअर क्लास दिखाया जाता था या इनको विलेन के पार्ट में, कॉमेडी के पार्ट में दिखाया जाता था। तो ये कहता है कि सही या गलत मैं इन सब से नफरत करता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग जो मेरे आसपास की दुनिया है उसके बारे में झूठ बोल रहे हैं, और मेरे आसपास तो कोई आदमी ऐसा ही नहीं था जिसे मैं कहता कि ये आदमी इनकी तरह दिखाई देता है। जैसे कि आप मूवीज में देखते हैं
कि जब आप मूवीज में देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इनको विलन दिखाया गया है, इनको कॉमेडियन दिखाया गया है, इनको थर्ड क्लास दिखाया गया। तो वो कहता है कि सर हमारे आसपास तो ऐसा कोई था ही नहीं, सबके सब अच्छे लोग थे। और हाँ, और फिर वो कहता है कि इनकी जो कॉमिक थी बग आई टेरर था। अब वो बात ये कहता है कि हाँ, उनका एक आंखें में उनकी आंख ये था जैसे ये कॉमिक पर्सन था, या इनकी ये गुंडे बदमाश थे, इनकी आंखों में एक टेरर था। तो वो कहता है कि मैं कभी भी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह से इनसे जुड़ पाऊंगा। अब इस तरह से 25 पेजों के अंदर वो ये बातें बताता है। इसके बाद में वो कल्चरल एनालिसिस की तरफ चलता है। वो दो मूवीज की बात करेगा, इन द हार्ट ऑफ द नाइट ये वाली है, और द बर्थ ऑफ ए नेशन ये वाली है। वो ये कहता है कि अब इसके बाद में तो उसने उन ऐसी फिल्मों के बारे में देखा कि ये जो फिल्में हैं जिसमें कुछ रोल चेंज हुआ, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो ना, इन द हार्ट ऑफ द नाइट में ये मेन एक ब्लैक हीरो है, और इन द बर्थ ऑफ ए नेशन में ये भी ब्लैक है। तो इनमें क्या हुआ कि कुछ रोल चेंज हुए, कुछ रोल चेंज हुए, यानी कि हीरो किस तरह से आए, हीरोज में आ गए ब्लैक पीपल हीरो आए। और वो कहता है कि वो कुछ इस तरह से हुआ कि हमारे सामने उनकी एक उनकी एक विश्वसनीयता थी भी। हाँ, मुझे लगता था कि यार ये मेरे आसपास के लोग हैं। जैसे उसने पहले बोला था कि मैं मूवी देखने जाता था तो वहां सारे अंग्रेज होते थे, तो मुझे लगा कि भाई यार मेरे आसपास तो कोई अंग्रेज होता नहीं है, तो ये मूवीज सारी बेकार है। इन मूवीज में क्या था, इन मूवीज में थे हीरो निग्रो, और उसे लगा हाँ यार ये मेरे आसपास के लोग हैं। इन द बर्थ ऑफ ए नाइट में जो शरीफ है वो जो है क्लान का एक अधिकारी होता है। जो विडो जो है, और जो विडो है वो क्लान के इंसिग्निया होता है, प्रतीक। वो विडो जो है वो चुपचाप से क्लान का के प्रतीक को सिल रही होती। मर्डर मैन जो होता वो पक्का एक कारपेट बैगर होगा। सैम उसे ये इस मूवी के अंदर से डिटेल इसने बताई है। जो इसमें दिखाया गया कि कुछ जो जो उपद्रवी लोग हैं वो अंग्रेज थे, और वो भी वो कहते हैं वो कौन से हैं, वो मलेट्स होते। और वर्जिल टिप्स जो है वो भी हॉन्टेड होती अगर वो हंटर नहीं होती। तो इस तरह से इसमें ये बताया गया है कि ये इसमें मेन क्या दिखाया गया कि इनमें जो है एक ब्लैक मैन जो था वो हीरो था। और अब इसके बाद में क्या हुआ कि अब वो कहता है कि भाई अब मुझे समझ में आ गया कि जो फिल्मों में दिखाई देता है ना वो वास्तव में थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि इसको अब हीरो दिखने लगे और कुछ ये बड़ा हो गया था, तो इसको दुनियादारी की कुछ समझ भी आ गई थी। इसके बाद में एक फिल्म आई, गैस हू इज कमिंग टू डिनर। ये फिल्म है गैस हू इज कमिंग टू डिनर। इसमें ये जो आप पर्सन देख रहे हो, ये ब्लैक पीपल, ये एक एक बहुत ही कामयाब ब्लैक डॉक्टर है जो कि एक अंग्रेज लेडी से शादी करता है। ये वो अंग्रेज लेडी जिससे वो शादी करना चाहता है। अब इसमें क्या होता है कि अंग्रेज लेडी के जो ये मदर और फादर हैं, ये है मिस्टर स्पेंसर ट्रेसी, जो कि इस अंग्रेज लेडी के फादर हैं। और इसमें क्या होता है कि इसके मदर और फादर हैं वो इस शादी को के लिए मान जाते हैं। अब इसके अंदर जो स्पेंसर ट्रेसी हैं वो अपने विचार बताते हैं कि वो इस कहानी में और रंग भेद के प्रति अपने विचार बताते हैं। तो इस फिल्म को देखने के बाद क्या हुआ कि उसने उस फिल्म को देखने के बाद उसमें एक चीज और उसमें दिखाई दी जो इस सीन में गायब ही, एक्चुअली मैं दिखा नहीं पाया, मुझे वो क्लिपिंग ही नहीं मिली। इसमें एक स्टॉक कैरेक्टर डाल दिया गया, द लॉयल निगर मेड। इसमें एक अभी स्टॉक कैरेक्टर क्या होता है कि जो मूवीज में होता ही होता है। जैसे हमारी इंडियन मूवीज में आप देखो, अगर आप देखते हो जॉनी लीवर है तो 100% वो एक कॉमेडियन ही होगा। और हर मूवी, जैसे महमूद था या पुरानी मूवीज में महमूद था, वो हर मूवी में उसका होना कंपलसरी था। जैसे ब्रह्मानंद सबसे बेस्ट एग्जांपल है साउथ इंडियन मूवीज का, वो ब्रह्मानंद, वो हर मूवी में आपको मिलेगा, उसका तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। तो वो एक स्ट्रोक करेक्टर है। ये जो करेक्टर था, ये करेक्टर न जाने कितने सालों तक फिल्मों में रहा, और कई थोड़ा बहुत चेंज करते 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 ये करेक्टर हमेशा फिल्मों में दिखने लग गया।
और इसमें जो क्या दिखाया गया कि जो फिजिशियन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। अनरियलिस्टिक होने के मतलब वो ये कहता है कि सर ये कैरेक्टर, एक तो ये कैरेक्टर गलत हो गया, और यहाँ तक कि यहाँ पे इस मूवी के अंदर भी वो गलत है। फिर उसने बोला कि जो डॉक्टर्स के मम्मी पापा हैं वो क्या है, वो अनरियलिस्टिक है, उनको दुनियादारी की समझ ही नहीं है, क्योंकि वो पैसे वाले हो गए हैं। तो उनकी जो प्राइड है वो बहुत ज्यादा कॉन्स्पिशियस हो गई है, और वो कहता है कि उसको उसके अंदर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। अच्छा, क्यों है, क्योंकि ये डॉक्टर जो है वो तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, और इसकी डॉक्टर को थोड़ी सी कोई गलतफहमी हो गई है, जिसका प्रभाव उसके मम्मी पापा पर भी पड़ा है। अब वो कहता है कि ये जो एक फेलियर था, अब वो कहता है कि जो इंटर रेशियल मैरिज है वो समाज और उसमें पेरेंट्स को एक्सेप्टेबल है जब तक, क्योंकि इस फिल्म में क्या होता है, लास्ट के अंदर ना जो कपल है वो अमेरिका को छोड़कर चला जाता है। तो वो कहता है कि साहब ये जो मैरिज को लोग एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कपल को वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद बाल्डविन का सबसे फेमस वर्क है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स। हालांकि इस पर भी एक मूवी बनाने की कोशिश की गई। अब इसमें ना ये खुद बताता है कि जैसे अब जब हम किसी भी बुक को मूवी में कन्वर्ट करते हैं तो बुक के अंदर काफी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अब वो ये कहता है कि मेरे को ना इसमें क्रिएटिविटी सारी मेरी खत्म हो जाती थी, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया कि मैं तो इसके ऊपर अपनी मूवी, क्योंकि जब उन्होंने इसको कहा कि भाई इस पे आप मूवी बनाओ तो आप इसमें ये वाले चेंज करो, उसने कहा भी मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, तो इसलिए इसके ऊपर मूवी नहीं बनी। एक जो मूवी की इन्होंने बात की थी, जिसका मैंने आपको नाम बताया था, मैं कभी इस मूवी पर भी हम चर्चा करते हैं, तो ये मूवी है एक्सोरिस्ट। जो ये एक्सोरिस्ट मूवी है, ये वो कहता है कि इस मूवी को देखकर बाल्डविन बहुत ज्यादा डर जाता है। ये एक भूतिया मूवी है। इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हमारे आसपास में ना बहुत सारे भूत हैं। अब इसके अंदर ये कहता है कि मुझे, अब इस मूवी को देखने के बाद कहता है कि मुझे दिन रात शैतान दिखता है, मुझे अपने अंदर, तुम्हारे अंदर शैतान दिखता है, मुझे पुलिस वालों के अंदर, मकान मालिक के अंदर, घर में काम करने वाली नौकरानी, फुटबॉल प्लेयर और जंकी की आंखों में, प्रीचर पादरियों की आंखों में, गवर्नर्स की आंखों में, प्रेसिडेंट, वार्डन्स, अनाथ लोगों की आंखों में, मम्मी पापा, और खुद की शीशे में मेरे को खुद की मेरी आंखों में एक शैतान दिखता है। वो कहता है कि इसके बाद में ना मुझे लगा कि कोई और इंसान ना सही है ही नहीं, मैं ही एक सही इंसान हूं, बाकी सब इसमें मेरे को लगता ही नहीं है। वो कहता है कि शैतान का कोई डॉगमा नहीं है, वो हम सबको यूज कर सकता है, उसका कोई सिद्धांत नहीं है, उसे कोई हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन नहीं देना है, उसे कोई कुछ नहीं करना है, वो सब कुछ हमें करना है। और वो कहता है भी मुझे इससे बहुत डर लगता है। बहुत जबरदस्त बुक है। इसमें हमें फिल्मों की पावर के ऊपर सोचने का, किस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, इसके बारे में हमारी समझ बढ़ जाती है, और हमें याद भी आता है जो ये आसपास की दुनिया है ना, वो दुनिया या तो फिल्मों में दिखाई गई दुनिया से बहुत बढ़िया है, या फिल्मों में दिखाई गई दुनिया से बहुत ज्यादा बेकार है। कि जो हमारे ये फिल्में है, ये एक तरह से सैम्बलुकेरा है। सैम्बलुकेरा मतलब ये फिल्में जो है हमारे सामने एक हमारे सामने नकली दृश्य प्रकट करती हैं। अब आपको क्या है, आपको इस सिमुलुकेरा के अंदर आपको देखना पड़ता है कि ये फिल्म हमारे सामने बनाई गई। अब आपको ये सोचना है कि दुनिया अच्छी है, ये दुनिया बुरी है। मेरे लिए दुनिया बहुत अच्छी है, आपके लिए जैसे हो कमेंट कर मुझे जरूर बताना। और अगर आपको लगता है मैंने इस वर्क को जस्टिफाई किया है तो प्लीज इसे लाइक करना, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे वर्क्स बना सकूं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।